मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत के उज्जवल भविष्य, स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने वाले योद्धाओं, जल्दी से जुड़ जाइए। आपकी क्लास शुरू हो गई है। मैं आपको 12th आरबीएससी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुष्पावत जी, कपिल जी, जयश्री जी, गोविंद सिंह जी झालावाड़ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। मुकेश जी, पूर्णिमा जी, भूराराम जी, उज्जवल जी, चौधरी जी, रमेश जी, सूरज जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों? आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों हमने चैप्टर नंबर 2 लिया है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप ही तो भारत का स्वर्णिम भविष्य रचने वाले हो। इसीलिए हम सबसे पहले स्वर्णिम इतिहास को ही पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपके 15 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। टोटल आपके 7 चैप्टर है, जो उसमें से 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो 15 नंबर के हैं, बाकी 10-10 नंबर के आपके आते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को लिया है। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? स्वर्णिम पृष्ठ भारतीय इतिहास के। तेजा जी, HR जी, विकास जी, आप सभी को, आकाश जी, सत्यनारायण जी, इन सभी का, विनोद जी, आकाश जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। रीलू राठौड़ जी, विनोद जी, बन्ना राम जी, लेखराम जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। क्या आप इन दोनों को जानते हैं? हाँ, आप 100% इनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मोबाइल में हमेशा चाणक्य की नीतियाँ देखते हैं, चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं। चाणक्य ने ये नीति बताई, कैसे सफलता को प्राप्त किया जाए, ये सभी चाणक्य के बारे में हम पढ़ते आए हैं। चाणक्य कौन थे? चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। देखिए बच्चों, कुछ इतिहास के ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यों से स्वर्णिम पृष्ठों का निर्माण करा, इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। जी हाँ, ऐसे ही हमारे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और इनके गुरुजी कौन थे जिसकी सहायता से इन्होंने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की? वो इनके गुरुदेव थे। कौन है बताइए, कौन है ये? कौटिल्य है। इन्हीं को ही कौटिल्य कहा गया, इन्हीं को ही विष्णुगुप्त कहा गया, और इन्हीं को ही क्या कहा गया? इन्हीं को ही आप जो जनरल भाषा में क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। ये चाणक्य हैं बच्चों। इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं बच्चों, तो उसको जानने के सोर्स जो हैं वो क्या है, वो पढ़ना सबसे जरूरी होता है। इतिहास को जानने के स्रोत आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल कृष्णा जी, फर्स्ट चैप्टर, इसीलिए सेकंड चैप्टर शुरू किया है बच्चों, क्योंकि आप ही तो भारत का स्वर्णिम भविष्य रचने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्वर्णिम पृष्ठ है। फर्स्ट वाले में आपके लिटरेचर बुक्स के नाम दिए गए हैं। वो स्वतः ही जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर का बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। उसे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ मैं पूछती जाऊंगी, आप खुद ही उनके नाम बता देंगे, जो बुक्स के नाम वगैरह दिए हुए हैं। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। कितने नंबर का आने वाला है? 15 नंबर का पोर्शन आपका रहने वाला है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें मौर्य साम्राज्य दिया गया है। हाँ, अर्थशास्त्र के, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका पुनराम जी। अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य। उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में बहुत बड़ा रोल किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। और मौर्य साम्राज्य, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं? क्या पूछते हैं? इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं? देखिए बुक में नाम दिए हुए हैं, आप भी नाम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको याद कैसे किया जाए, उसको हम बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो क्या है? वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र है।
अब बच्चों इसे याद कैसे रखोगे? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि कोरोना है, कोटि कोटि के हमें साधन अपनाने पड़ रहे हैं ताकि क्या हो, पैसा कमाया जा सके। तो याद हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य की, हाँ बिल्कुल ठीक है, राज व्यवस्था से संबंधित रचना है, सबसे पहली रचना है जिसमें हमें पूरे के पूरे राजनीतिक इतिहास, किस प्रकार से राजा के कर्तव्य होंगे, क्या क्या उसके अधिकार होंगे, वो सब इसमें बताया गया है। तो पहला इतिहास को जानने का स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। मौर्य की साम्राज्य की स्थापना अशोक जी, बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए अब इसके बाद दूसरा इतिहास को जानने का स्रोत क्या है? तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। क्या है? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। ठीक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। कैसे याद कैसे करें? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि बड़ा सा राक्षस आया हुआ है, कौन सा? कोरोना, और उसने सारी मुद्रा को खा लिया है। तो अब बताइए, याद हुई क्या दूसरी पुस्तक? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। मौर्य काल के इतिहास को जानने का स्रोत बता रही हूं मैं आपको। सबसे पहला, कोटि कोटि से हमने धन कमाया। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया है, अलग अलग तरह की ट्रिक लगा रहे हैं हम। दूसरा, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। अब बच्चों राक्षस तो आ गया, अब क्या करें, कैसे इस राक्षस को भगाएं? तो क्यों ना हम एक कथा करते हैं। किसकी? सोमदेव की। तो इस प्रकार से आपको तीसरा नाम याद रखना है, सोमदेव का कथा सरित सागर। तीसरा बुक कौन सी हो जाएगी? सोमदेव का, ये क्या बता रही हूं मैं, पुस्तक, रचनाएं बता रही हूं, और यहाँ पे क्या बता रही हूं, जो राइटर्स हैं उनके नाम बता रही हूं। तो सोमदेव का कौन सी पुस्तक है? कथा सरित सागर। याद रहेगा क्या? कथा सरित सागर। हमने क्या करी? कथा करी। किसकी? सोमदेव की, ताकि हम इससे बच सके। लेकिन हमने क्या देखा बच्चों, ये तो राक्षस जा ही नहीं रहा है, तो हम बड़ी कथा करते हैं। अब क्या करें? बड़ी कथा करते हैं। तो इसके बाद में हम चौथी पुस्तक का नाम याद करते हैं। अब वृहत कथा मंजरी। कौन सी पुस्तक? वृहत कथा मंजरी। व्रत जो है कथा मंजरी, व्रत कथा मंजरी किसने लिखी है? क्षेमेंद्र ने लिखी है। हमने देखा कि सोमदेव से हमारा राक्षस नहीं गया, तो हमने क्षेमेंद्र की पूजा की। किसकी पूजा की? क्षेमेंद्र की पूजा की, और उससे हमारी क्या हुई? वृहत कथा करी हमने कोरोना से भागने के लिए। बताइए, आपको मौर्य काल के इतिहास को जानने के स्रोत याद हुए क्या? थम्स अप भेजिए कि आपको मौर्य काल, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। देखिए बच्चों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारत जो है वो वास्तविक धरातल पर, सुदृढ़ धरा पर अवतरित होता है। हम कहते हैं कि ये रचना भारत है, हमें इतिहास प्राप्त होता है, लिटरेचर प्राप्त होता है, विश्व के मानचित्र पर हमें भारत जो है दृष्टिगोचर होने लगता है। कब? मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ। और मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत क्या है? हमें जो ये सारी जानकारियां हैं, आप सभी के थम्स अप आ गए हैं। टेक्निकल टीम थोड़ा सा धीरे कमेंट्स, रीलू जी, उज्जवल जी, सुरेश जी, अशोक जी, सुपर कृष जी, गोविंद कुमार जी, सुमित जी, आप सभी ने लिख दिया है कि, वापस से बताऊं सुमित जी? बिल्कुल, सुनिए वापस से। मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं और मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के सोर्स क्या हैं वो मैंने आपसे पूछा है। ये न केवल आपकी 12th में पूछा जाता है, बल्कि RAS, IAS, रीट, पटवार, कांस्टेबल, सारे कंपटीशन में मौर्य कालीन इतिहास, मौर्य काल है बच्चों। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। और पहला क्वेश्चन ही आपका यही आता है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। सिलेबस आपको पूरा डाला हुआ है बच्चों, ऐप में आपको सब कुछ मिलेगा। सिलेबस, चैप्टर कौन कौन से हैं, कितने नंबर के हैं, ये सारे आपको बताए जा चुके हैं। चलिए, सबसे पहला, कोटि कोटि से धन कमाना पड़ रहा है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सेकंड, आपको बड़ा सा राक्षस आया जो मुद्रा को खा गया, तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। अब क्या करें? कथा करते हैं। किसकी? सोमदेव की कथा। टॉपिक के लिखे भी बच्चे, आपको बताया मैंने कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या। सेकंड चैप्टर, बिल्कुल सेकंड चैप्टर, अभिषेक जी सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। और क्या दोबारा से समझाए? बिल्कुल सूरज जी, दोबारा से बता रही हूं मैं आपको।
मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। किसकी सहायता से ये मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर जो हम पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासों में, कैसे स्थापित किया गया? तो गुरुदेव की कृपा से। कौटिल्य जो थे गुरुदेव, उन्होंने मिल करके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सहयोग किया और मौर्य साम्राज्य जो है एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका भी बताऊंगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा याद हुआ क्या? विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। अब क्या करें? तो कथा करते हैं। किसकी? सोमदेव की कथा करते हैं। तो सोमदेव का कथा सरित सागर, उसके बाद क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। सबके थम्स अप आ चुके हैं, सभी को याद हो गया है। चलिए अब आगे, 4 मैंने आपको सोर्स बताए, अब हम 5वें सोर्स की बात करते हैं। अब इसके अलावा कौन कौन से सोर्स हैं? देखिए, हम दीपवंश और महावंश, कौन से हैं? बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश। जैन ग्रंथ दिव्यावधान, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। कुछ कुछ नाम जो आपके बुक में दिए हुए हैं वो बता रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगी मैं आपको। इसके अलावा हम जैन ग्रंथ की बात करते हैं तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, क्या है? भद्रबाहु का कल्पसूत्र जो है उससे भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से भी हमें जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं ना, आर्कियोलॉजिक, वो बता रही हूं। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। चिंता नहीं करनी है, सारी आपको याद कराऊंगी नाम। क्या जो मैं लिख रही हूं वो सारे आपको लर्न करेंगे अभी हम। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ यूनानी यात्रियों के बारे में। कुछ यूनानी यात्री आए थे, उन्होंने भी पुस्तकें लिखी। वो कौन से थे? वो थे स्ट्रैबो, प्लिनी, प्लूटार्क। स्ट्रैबो, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, डायोडोरस, ये सारे जो हैं ये यूनानी लोग हैं जो हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देते हैं। इसके अलावा आते हैं विदेश यात्री, विदेशी यात्रियों के विवरण जो बहुत ही बच्चों सत्य होते हैं। क्यों? विदेशी यात्री जो होते हैं वो किसी का पक्ष नहीं लेते, जो सत्य है वो सारा लिख देते हैं। तो विदेशी यात्री कौन कौन से? हम बात करेंगे वेनसांग की, चीनी यात्री आया था जिसकी। हम बात करेंगे फाहियान की। किसकी बात करेंगे? फाहियान की बात करेंगे। फाहियान जो आया था उसकी बात करेंगे। इसके बाद में इत्सिंग की बात करेंगे। ये सारे मौर्य काल के इतिहास को जानने के स्रोत है। मेगास्थनीज की इंडिका, देखिए इसका PDF आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, YouTube में नहीं मिलेगा। आप जब ऐप में जाएंगे तो आपको सारा क्लास PDF मिलेगा, ई-नोट्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, वो सारी चीजें बच्चों आपको ऐप में उपलब्ध होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, आपको क्या क्या याद हुआ? हमको याद हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके बाद हमने पढ़ी क्या? क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर, ये कुछ पुस्तकें हमने पढ़ी। अब आ जाइए जल्दी से, नेक्स्ट सोर्स कैसे याद करेंगे? हाँ, आपको इसके नोट्स मिलेंगे महेंद्र शर्मा जी, ऐप में जाइए आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं, चारों तरफ जब ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा कर्मकांड फैलाए तो क्या हुआ? एक सरल धर्म, बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। और बौद्ध धर्म, मैंने क्या कहा? एकदम सरल धर्म। चारों तरफ जब कर्म कांड है, ऐसी स्थिति में दीपक किसने जलाया? बौद्ध धर्म में। तो दीपवंश और महावंश, एक शानदार वंश चालू हुआ। ऐसे आपको याद रखना है। दीपवंश और महावंश जो है बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास को जानने की, बौद्ध साहित्य, ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट याद रखना है भद्रबाहु का कल्पसूत्र। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जिसकी शानदार बाएं हैं, बहुत ही शानदार, ग्रेट पर्सनालिटी है, तो याद रहेगा भद्रबाहु का कल्पसूत्र। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, ये सारे जैन ग्रंथ हैं जो मौर्य काल के इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों, कुछ विदेशी यात्री आए थे। सिकंदर आता है, चला जाता है, 323 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद का पीरियड हम पढ़ेंगे, मौर्य पीरियड। तो इसीलिए सिकंदर के बाद भी कुछ व्यक्ति, कुछ गवर्नर्स थे इंडिया की सीमा पर, और उनके जब वो होंगे तो उनके लोग भी होंगे।
तो यूनानी राइटर थे जिन्होंने कि मौर्य काल के बारे में लिखा है। वो राइटर कौन से हैं? स्ट्रैबो है, प्लिनी है, प्लूटार्क है, जस्टिन है, डायोडोरस है। ये सभी यूनानी राइटर हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। अब विदेशी यात्री कौन थे? देखिए बच्चों, चीनी यात्री जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए आए थे। हमने बौद्ध ग्रंथ पढ़े हैं तो उसी से याद रखना है कि बौद्ध धर्म आया था, और बौद्ध धर्म आया था तो चीनी यात्री आए थे। चीनी यात्री हैनसांग, यात्रियों का राजकुमार। फाहियान आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। इत्सिंग आते हैं 7वीं शताब्दी में। और ये लोग अपने जो वर्णन लिखते हैं उस विवरण में मौर्य काल की जानकारी हमें मिल जाती है। तो ये मौर्य काल के इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, खूब सारे अभिलेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए, जो हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। और इसी के साथ रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो भी मौर्य काल के इतिहास का बहुत ही शानदार सोर्स है। चलिए, सोर्स याद हुए क्या? जल्दी से थम्स अप भेजिए कि सोर्स आपको याद हुए हैं क्या। कौन कौन से सोर्स बताए हैं मैंने? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो न केवल आपके 12th बोर्ड में बल्कि आगे कंपटीशन में भी आने वाला है। कौन कौन से सोर्स हैं इतिहास को जानने के, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के? नंबर 1 कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नंबर 2 विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, उसके बाद में हमने पढ़ा क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी के बाद हमने क्या पढ़ा है? उसके बाद हमने पढ़ा जो बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? अशोक के अभिलेख हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। भद्रबाहु का कल्प सूत्र हमें प्राप्त हुआ। यूनानी राइटर्स आए, आप सभी ने थम्स अप भेज दिए। मनीष जी, अमित जी, रमेश जी, देवेंद्र जी, अभिषेक जी, कमल जी, चंदन सिंह जी, अशोक जी, आप सभी को याद हो गए हैं मौर्य काल के इतिहास को जानने के सोर्स। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक ऐसे शासक के बारे में जिसने भारत के इतिहास में कुछ नए पृष्ठ, शानदार पृष्ठ जो है वो लिखे हैं। शानदार पृष्ठ की रचना उनके कारण होती है। एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिस पर ही भारत जो है अवतरित होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस में। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण थे, या क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे, कौन थे? ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब हमने अभी जो सोमदेव की कथा सरित सागर पढ़ी, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है, पुराण है, ये सभी बच्चों ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ है बच्चों और जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? क्षत्रिय थे, यानी राजा, क्षत्रिय थे। एक आपको याद रखना है जो बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, विशाख दत्त जो है उसने क्या लिखी? मुद्रा राक्षस। अभी हमने पढ़ा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है और उसी में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल का तात्पर्य क्या है बच्चों? निम्न कुल में पैदा, यानी नीच जाति का, निम्न कुल में पैदा, इसका मतलब है निम्न कुल में पैदा हुआ जो होता है उसे ही हम वृषल कहते। बहुत ज्यादा बार आपके कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है वृषल कहाँ कहा गया है। हाँ, मगध के बारे में हम पढ़ेंगे बिल्कुल। जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वृषल लिखा गया है। बिल्कुल मैं आपको स्कूल के अकॉर्डिंग ही करवाने वाली हूं, ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल आपके जो चैप्टर दिया गया है उसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या लिखा? ब्राह्मण ग्रंथ जो है शूद्र कहते हैं, जैन ग्रंथ क्षत्रिय, विशाख दत्त ने उसे वृषल कहा है। अब हम आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में, उसकी विजय के बारे में, जो आपके स्कूल में पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए।
चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय है, उसकी विजय अभियान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको बिल्कुल स्कूल के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स करवाने वाली हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ विजय अभियान करे। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी का प्रथम ज्ञात जो हमें साक्ष्य है वो कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हमें कहाँ मिलता है बच्चों? रुद्रदामन जो है उसका जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख जो है, वहां से हमें रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां पे हमें चंद्रगुप्त मौर्य नाम लिखा हुआ मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ये सबसे की संज्ञा का अभिलेख, यानी उसका नाम हमें प्राप्त होता है। संज्ञा का अभिलेखीय साक्ष्य है, अभिलेखीय जो है वो साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य। प्रथम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी बुक में दिया गया है कि प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, पहला कौन सा ऐसा अभिलेख है जहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्य का, हाँ बिल्कुल मुकेश जी ठीक आंसर है, शक शासक थे। रुद्रदामन के बारे में आगे हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है। रुद्रदामन एक शक शासक थे, ठीक है। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और उन्होंने अपने गुजरात का जो एरिया था, गुजरात है, उसी एरिया को ही हम सौराष्ट्र कहते हैं। तो सौराष्ट्र का जो प्रांतपति बनाया था, या हम कह सकते हैं राज्यपाल जिसे बनाया गया था, वो कौन था? एक व्यक्ति पुष्यगुप्त वैश्य। कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, आपको ध्यान रखनी है। पुष्यगुप्त वैश्य ने क्या करी थी? एक झील बनाई थी, सुदर्शन झील। पुष्यगुप्त वैश्य ने एक झील बनाई, सुदर्शन झील। और इस झील को जब टूट गई थी, ये झील का बांध टूट गया, तो रुद्रदामन ने क्या करवा दिया? रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई। क्या करवाई? मरम्मत करवाई। रुद्रदामन ने जब इसको ठीक करवाया, देखिए आप सोचिए कि हम मंदिर चलते हैं, ठीक है, तो मंदिर में अगर टूट फूट हो गई, एक बहुत धनी व्यापारी आदमी है, उसने उस मंदिर को मरम्मत करवा करके एकदम ठीक कर दिया। लेकिन वो क्या करेगा? उस पे एक नाम लिखा हुआ होता है। आप देखते हैं मंदिरों में नाम लिखे हुए होते हैं, तो वो उस व्यक्ति का भी नाम लिखता है जिसने इसकी नींव डाली थी। उसके बाद खुद का भी नाम लिख करके इस प्रकार से नाम लिखा होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो सुदर्शन झील है वो बनवाई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का बच्चों निर्माण किया था। बहुत ही शानदार झील, और ये बहुत प्रश्न आपके इस पे आते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, लेकिन वो जब टूट गई थी तब उसके आने वाले बहुत बाद के टाइम में रुद्रदामन ने इसको ठीक करवाया, और ठीक करवा करके एक अभिलेख लिखवा दिया जिसे जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहते हैं। जूनागढ़ जगह है जिसमें गिरनार की पहाड़ियां हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख में हमें पता चलता है कि इसको निर्मित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला प्राचीनतम ज्ञात साक्ष्य कौन सा है? अभिलेखीय साक्ष्य। तो आपका आंसर आएगा रुद्रदामन का जूनागढ़। हाँ, अभिलेख जो है झील का जीर्णोद्धार उद्धार करवाया था। हाँ अशोक जी बिल्कुल ठीक है। तो इस झील की टूट फूट हो गई थी जिसे रुद्रदामन ने आने वाले बाद के समय में ठीक करवाया, लेकिन वहां पर जो उसने नाम लिखवा दिया ना, वहां लिखाया है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ये जो यूनानी लेखक है जिनसे हमें चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, वो नहीं लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो लिखते हैं सेंड्रोकॉट्स, एंड्रोकॉट्स, सेंड्रोकॉप्टस। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या नाम यूज करते हैं? सेंड्रोकॉट्स, एंड्रोकॉट्स, सेंड्रोकॉप्टस। इस प्रकार से नाम लिखे हुए हमें प्राप्त होते हैं। यूनानी लेखक जो हैं सेंड्रोकॉट्स क्या लिखते हैं? सेंड्रोकॉट्स लिखते हैं, एंड्रोकॉट्स लिखते हैं, सेंड्रोकॉप्टस लिखते हैं। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखते हैं। विलियम जोन्स जो हुए थे बच्चों, कौन हुए? विलियम जोन्स। उन्होंने हमें बताया कि ये जो सेंड्रोकॉट्स, एंड्रोकॉट्स लिख रहे हैं, ये किसके लिए लिख रहे हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है, इसी के लिए ये शब्द लिखे जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रथम ज्ञात साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य है, वो कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है,
तो यहाँ से ही इतिहास का आरंभ होता है। भारत का इतिहास जो है शुरू होता है सुदृढ़ धरा पर। इतिहास तो बहुत पहले से शुरू हो गया। आपने लिखा इतिहास लेखन, देखिए जो वेद है, सबसे पहले आई हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? पढ़ी नहीं जा सकती थी। इस प्रकार से अक्षर मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं। ये कब की बात है? हड़प्पा सभ्यता की बात है। ठीक है, जो 2600 ईसा पूर्व की बात है। उसके बाद आता है, आपका क्वेश्चन है इतिहास लेखन की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए जो सबसे पहला हमें मिलता है वो हड़प्पाई लिपि मिलती है इस प्रकार। उसके बाद आए आर्य, वैदिक पीरियड शुरू होता है। लेकिन बच्चों वेद काफी वर्षों तक आगे से आगे सुने जाते रहे, इसीलिए उन्हें श्रुति कहा गया। लेकिन लिखित साक्ष्य हमें जो मिलने लगते हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। देखिए 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था बच्चों, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय में एक बड़ा सा परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? बहुत ही भयंकर परिवर्तन आता है। लोहे का प्रयोग होने लगता है। जब लोहे का प्रयोग होता है तब लोग स्थायी जीवन जीने लगते हैं, खेतीबाड़ी करने लगते हैं। कबायली जीवन जो जी रहे थे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, नोमैड जिसे हम कहते हैं, वो खत्म होता है। स्थायी जीवन की शुरुआत होती है और जनपद मिलने लगते हैं। जनपद क्या है बच्चों? सबसे छोटी इकाई थी परिवार। ठीक है, उसके बाद बने ग्राम, उसके बाद बने विश्व, उसके बाद बने जन, और उसके बाद बनते हैं जनपद। जो आपका प्रश्न है उसी का जवाब दे रही हूं टॉपिक से हटके। आपने पूछा है कि कब से शुरुआत हुई, तो मैं आपको शुरुआत बता रही हूं इतिहास की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें बौद्ध धर्म मिलता है, बौद्ध ग्रंथ मिलने शुरू होते हैं, लोहे का प्रयोग होता है, राजा की शक्ति बढ़ती है और 16 जनपद जो है, हाँ सुदर्शन जी, 16 जनपद हमें प्राप्त होने लगते हैं। कौन से जनपद थे? काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, वज्जी, मल्ल, अवंती, चेदी, अश्मक, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद हमें प्राप्त होते हैं। इसमें से सबसे शक्तिशाली जो था वो जनपद था मगध। कौन सा था? सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध, जो वर्तमान में कहाँ है? जो वर्तमान में भी दक्षिणी बिहार में है। गया और पटना का जो जिला है बच्चों, वो ही तो मगध है। गया और पटना का जो जिला है, वो ही एरिया जो है वो ही मगध है। सबसे शक्तिशाली हुआ मगध। अब इस मगध पर अनेक वंशों का शासन आया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग हुआ बच्चों। 16 महाजनपद स्थापित हुए। देखिए जब व्यक्ति स्थायी रहेगा तभी तो राजा होगा, राजा होगा तब राज्य बनेंगे। जनपद यानी राज्य। ठीक है, 16 जनपद बने, राजा बने अलग अलग स्थानों पर। उस सभी 16 जनपद में से शक्तिशाली हुआ हमारा मगध, और मगध में ही मौर्य वंश की नींव पड़ती है। क्या सबसे पहला मगध में मौर्य वंश ही था? नहीं बच्चों, सबसे पहला जनपद और महाजनपद। देखिए बच्चों क्या डिफरेंस है जनपद में। सबसे छोटी यूनिट थी परिवार। परिवार बहुत सारे मिले तो बना ग्राम। जब बहुत सारे गांव मिले तो बन गया विश्व। हाँ, बौद्ध ग्रंथ बिल्कुल ठीक है उसमें। रेलू जी बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। तो ये गांव से बने विश्व, विश्व से बने जन, जन से बने जनपद, और उससे बड़ा एरिया। जब बड़ी शक्ति आई तो क्या बन गए? महाजनपद बने। क्या बने? महाजनपद। यानी जब पावरफुल राजा और उसकी प्रजा, उसका शासन, वो होता है महाजनपद। तो वो बड़ा जो होता है वो महाजनपद है। बिल्कुल ठीक है। इनका हमें जो उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में हमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इस मगध में ही जो हम पढ़ रहे हैं वो मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हुआ था। मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसी के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व। कब की गई? 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब ये ईसा पूर्व क्या है बच्चों? क्या आप जानते हैं ईसा पूर्व क्या होता है? देखिए हम ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म को सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। क्या करते हैं? ईसा मसीह का टाइम पीरियड जो है उसे हम सेंटर मानते हैं
और उसके बाद का जो टाइम आता है, जैसे कि हम 4वीं शताब्दी गुप्त काल के बारे में पढ़ें या हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं, ये सारे कब आते हैं बच्चों? ये सारे ईसा के बाद शुरू होते हैं, ईसवी के। और उससे पहले का काल, जैसे कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड पढ़ते हैं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वो सारे ईसा पूर्व है। हाँ, ईसा मसीह के पहले का जो पीरियड है बच्चों, ईसा पूर्व कहलाता है, और उसके बाद का जो पीरियड है वो ईसवी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसवी कहलाता है। तो 322 ईसा पूर्व लगभग क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से डाली। इस एक लाइन में आपके 4 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। क्या क्या इसमें आता है आपके? बताइए कब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व जो है इसकी स्थापना की थी। इसके बाद किसकी सहायता से? तो अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से। और जो किसका साम्राज्य नष्ट किया था? नंदों का साम्राज्य, नंद वंश को नष्ट करके। तो तीसरा क्वेश्चन आता है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, जिसको की पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। चलिए अब हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य नगर के रहने वाले थे। देखिए अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग जगह इनकी जाति के बारे में भी हमें अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। कुछ ने कहा शूद्र, कुछ ने कहा क्षत्रिय। तो इस प्रकार से ही इनकी उत्पत्ति के बारे में भी विषय जो है अंधकार में। फिर भी जो बौद्ध ग्रंथ हैं, कौन से बौद्ध ग्रंथ, वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य नगर के रहने वाले थे। मौर्य नगर मतलब मोरों की नगरी, जहां पे खूब सारे मोर थे। तो मौर्य नगर के रहने वाले थे। इनके पिता मौर्य नगर के रहने वाले थे और इनके पिता की एक सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई। क्या हुआ? सीमांत युद्ध हुआ और पिता की मृत्यु हो गई। क्या हो गया? सीमांत युद्ध से पिता की मृत्यु हो जाती है। अब उस समय इनकी जो मां थी, उसी के गर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजा तो मर गया और पत्नी कौन है? गर्भवती। इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। किसे? पत्नी को। कहां पर? पाटलिपुत्र में। पत्नी को कहां पहुंचा देते हैं? पाटलिपुत्र में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। अब चूंकि मां डरी हुई है, पत्नी की पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो वो मां अपने इस चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे हम राजा कहते हैं बाद में, उसे किसे दे देती है? एक गोपालक को दे देती है। किसे दे देती है? एक गोपालक को, गायों को पालने वाले व्यक्ति को दे देती है। और ये गोपालक इसकी बहुत अच्छे से भरण पोषण करता है और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसे शिकारी के हाथों बेच देता है। क्या करता है? शिकारी के हाथों बेच देता है। अब देखिए, अब मजेदार बात आपको बताने वाली हूं। शिकारी को बेच दिया, अब क्या हुआ? वहां पर ये शिकारी का कार्य तो कर ही रहे हैं, पशु चरा रहे हैं, उसके सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चों जो आपका इंटरेस्ट होता है वो तो आपका झलकता ही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहे थे? वहां पर जो बच्चे थे उसके हम उम्र के, उनके साथ एक गेम, कौन सा? राजकिलम खेल। बिल्कुल आपने रीलू जी सही जवाब दिया है, राजकिलम खेल खेलते थे। क्या मतलब है इसका? देखिए सब दोस्त दोस्त हैं, उनके झुंड है। क्या कहते थे? हाँ बैठो बैठो, सब जने बैठ जाओ, और वो एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाते थे। हाँ बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? इससे क्या दिखता है आपको? क्या दिमाग में आ रहा है? एक राजा के नेतृत्व की शक्ति, न्याय करने की जो शक्ति है वो उनमें थी। वो इस प्रकार से गेम खेल रहे थे और इस गेम को खेलते हुए ही एक व्यक्ति ने उन्हें देखा। वो व्यक्ति कौन था? किसकी नजर पड़ी उन पर? उन पर नजर पड़ी चाणक्य की। चाणक्य ने देखा, अरे भाई ये तो बच्चा बहुत टैलेंटेड दिखता है, इतनी कम उम्र में भी ऐसे गेम खेल रहा है, न्याय कर रहा है, ये अवश्य ही भावी भविष्य भारत का बना सकता है, राजा बन सकता है। तो वो चाणक्य जो है
इस शिकारी से 1000 कारशापण देकर, कारशापण क्या है? मुद्रा है जो प्राचीन काल में चलती थी। 1000 कारशापण दे करके इस चाणक्य को खरीद ले, इस जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। 1000 कारशापण दे करके इसे खरीद लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं? ले जाते हैं तक्षशिला। कहाँ ले जाते हैं? तक्षशिला। और खूब अच्छे से सारी शिक्षा दे करके इन्हें तैयार करते हैं। इसे क्या करते हैं? एकदम अच्छे से। हाँ, क्या पूछना है आपको? जरूर पूछिए अतुल जी, आपका क्या प्रश्न है? इस प्रकार से जब चाणक्य को तैयार किया चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सभी प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, युद्ध की, कलाओं की, और उसे प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद मोहरा बनाकर मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं, नंदों का विनाश करते हैं। क्या कारण था जो चाणक्य जो है वो नंदों का विनाश करना चाहता है? चाणक्य का जो विनाश, इसलिए चाणक्य जो है नंदों का विनाश इसीलिए करना चाहता है, जो नंदों का समूल विनाश करना चाहते हैं। क्यों समूल विनाश? क्यों ये मोहरा बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को? देखिए, एक बार भरी सभा में क्या हुआ था? भरी सभा में चाणक्य थे कौन बच्चों? चाणक्य जो है तक्षशिला के बहुत ही बड़े प्रकांड विद्वान थे। चाणक्य जो कौटिल्य हम कह रहे हैं, चाणक्य कौन थे? तक्षशिला के आचार्य थे। यहीं से इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण करी थी। तक्षशिला क्या था? तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था। और इस जो तक्षशिला के जो आचार्य कौन थे? चाणक्य थे, तक्षशिला के आचार्य थे। और एक बार क्या हुआ, ये बैठे थे एक सभा में और भरी सभा में इनका अपमान किया गया। भरी सभा में किसने अपमान किया? भरी सभा में नंद वंश के राजा ने इसका अपमान किया था। किसने? नंद राजा ने इसका अपमान किया। इसी समय इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं नंदों का समूल विनाश कर दूंगा। इसीलिए इन्होंने उस बच्चे को मोहरा बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को और सभी शिक्षाएं दी समाप्त करने के लिए। समूल विनाश का मतलब है कंप्लीट वंश का अंत। ठीक है, क्लियर हुआ? बिश्नोई जी आप पूछ रहे हैं नंदों का समूल विनाश क्या है? नंद एक वंश है जो मगध में, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मगध के बारे में। और मगध में कौन थे बच्चों? मगध में थे नंद वंश। देखिए, मगध में बहुत सारे वंश आए थे, व्रतरथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है नंद वंश के समय से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर नंदों का शासन था। ठीक है, नंदों का जो शासन था उसे समाप्त करने के लिए ही, नंदों के शासन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ले ली थी चाणक्य ने। क्यों? क्योंकि नंद राजा ने अपमान किया था। और नंबर 2, दूसरा कारण क्या था? एक तो नंदों का समूल विनाश करना था, और बच्चों दूसरा कारण जो था वो था भारत जो है उसे किससे मुक्त कराना है? भारत पे यूनानियों का अधिकार था अभी भी। सिकंदर तो चला गया, लेकिन सिकंदर के छोड़े हुए जो गवर्नर थे, जो उत्तराधिकारी थे, जो पश्चिमी भारत पर अभी भी अपना अधिकार जमाए बैठे थे, भारत की भूमि को इन यूनानियों से क्या करना था? इन यूनानियों से मुक्त करना था। इसीलिए इन्हीं 2 कार्यों के लिए ही चाणक्य ने किसे तैयार करा? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। बोलिए, पिक्चर क्लियर हुई क्या? कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य? कौन थे इनके गुरु? कब नींव डाली गई मौर्य साम्राज्य की? क्यों डाली गई मौर्य साम्राज्य की नींव? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपके माइंड में क्लियर हुए क्या? थम्स अप भेजिए तो मुझे समझ में आए कि आपको सारा क्लियर हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु चाणक्य थे। कहाँ के रहने वाले थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो तक्षशिला के रहने वाले वहां के विद्वान थे। और उन्होंने क्यों अपने चंद्रगुप्त मौर्य को मोहरा बनाया? क्यों मौर्य साम्राज्य की नींव डाली? तक्षशिला विश्वविद्यालय बच्चों पाकिस्तान में आता है वर्तमान में। ठीक है, पहले तो भारत का ही एरिया था, लेकिन वर्तमान में वो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है,
तो हम 4 बातें मैंने आपसे पूछी, याद हुई आपको, समझ में आई? सबसे सीमांत युद्ध अभी मैं आपको बताने वाली हूं, बस जस्ट इसके बाद हम सीमांत युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंद वंश का प्रथम शासक महापद्म नंदन था बच्चों, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला चाणक्य कौन था? नंद वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी, कब करी, किसकी सहायता से करी? और बताइए चंद्रगुप्त का प्रथम ज्ञात अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप सभी का थम्स अप आ गया है, याद हो गया है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने विजय अभियान करे? चंद्रगुप्त मौर्य की, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो विजय अभियान है उसके बारे में। सबसे पहली जो विजय है वो सीमांत, जो आप पूछ रहे हैं ना, सीमांत, सबसे पहली विजय ही पश्चिमी पंजाब की है। पश्चिमी पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पश्चिमी पंजाब की विजय व सिंध की विजय। सबसे पहला क्या लिखेंगे? पश्चिमी पंजाब और सिंध की विजय। देखिए, सिकंदर तो चला गया, 323 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके उत्तराधिकारी पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार जमाए बैठे हुए थे, और उसका नाम क्या था? यूडेमस। कौन है ये? गवर्नर है, जो कहां पर है? पश्चिमी पंजाब में। कौन है ये? यूनानी है, और ये अपना अधिकार जमाए बैठा है। इसे हटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य ने एक सेना का निर्माण किया, सेना संगठित करी। क्या करी? सेना संगठित करी। किसकी सहायता से? हिमालय का राजा था पर्वतक। हिमालय का राजा कौन था? हिमालय का राजा था पर्वतक। इसने बहुत हेल्प करी थी, पर्वतक। इसकी सहायता से क्या करी? एक सेना को संगठित किया। देखिए, सेना अपने आप तैयार नहीं होगी, कोई न कोई राजा सहयोग करेगा। और फिर अटैक किया, सीमांत युद्ध जो आप पूछ रहे हैं उस पे अटैक किया, और यूडेमस जो है भागने को बाध्य हुआ। क्या हुआ? भागने को बाध्य हुआ। यूडेमस चला जाता है, और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमी भारत, ईरान तक, पर्शियन तक हमारी सीमा जो है टच हो गई, जिसको आगे आने वाले भावी मुगल भी तरसते रहे, अंग्रेज भी तरसते रहे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी शानदार विजय यहां पर की थी। चलिए, इसके बाद दूसरी विजय किसकी करते हैं? दूसरे में हम बात करेंगे नंदों का समूल विनाश। क्या करा? नंदों का यानी जड़ से उखाड़ फेंका, समूल विनाश जो है द्वितीय बात हम पढ़ते हैं। कब किया? 322 ईसा पूर्व। अभी हमने बात करी है साम्राज्य कब स्थापित हुआ, याद रखना है, 322, 322 ईसा पूर्व। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य ने मिल करके सेंटर पॉइंट पर अटैक किया। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको गरम गरम खाना परोसा है, आप बीच में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? अंगुली जल जाएगी। तो पहले क्या करना चाहिए? समझदारी क्या है? साइड साइड से खाइए, ठंडा कीजिए, उसके बाद बीच से खाना है। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या गलती करी? सबसे पहले सेंटर पर अधिकार आक्रमण किया और पराजय मिलती है, सेना नष्ट हो जाती है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है बच्चों। कोरोना है तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी मैडम पढ़ाई नहीं हुई, क्या करें, स्कूल बंद थी। नहीं, आप ये कहेंगे मैडम हमने बहुत शानदार पढ़ाई करी। क्यों? क्योंकि निर्मल जी सर की असीम कृपा से हमने ऐप पर 10 बार क्लास को देखा, उसको डाउनलोड कर लिया और उसके बाद में उसे बार बार देखा, और हमें टॉपिक स्कूल से ज्यादा क्लियर हुए। क्यों? क्योंकि हम उस एक चीज को बार बार सुन पाए। क्या आप स्कूल में टीचर से एक ही एक चैप्टर बार बार पढ़ सकते हैं? नहीं ना। लेकिन आपको ये सुविधा निर्मल सर जी के द्वारा दी जा रही है कि आप हर टॉपिक को बार बार पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलर इस समय पर ये टॉपिक मैडम ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, हमें समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ उसी टॉपिक पर जा करके उसको भी पढ़ सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं हैं बच्चों। प्रॉमिस कीजिए कि अब आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। बदलने हैं तो क्या बदलो? रास्ते। स्कूल बंद है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन इरादों को मत बदलो, इरादे मजबूत रखो। किसने कहा है? हमारे गुरुदेव विवेकानंद जी ने कहा है। तो बच्चों क्या करना है?
बहुत ही आराम आराम से मजे से आपके सारे प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, आपको एक एक प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। आपको पीडीएफ मिलेगी क्लास की, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ऐप पर जाएं, आपको पूरी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, क्विज मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे। और क्या चाहिए? इतनी शानदार पढ़ाई तो शायद स्कूल में भी नहीं हो पाती। तो लग जाइए, क्लासों का आनंद उठाइए। आपको पता है इस क्लास के पीछे पूरी की पूरा टेक्निकल स्टाफ लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है। इतनी सारी क्लासें हम यूट्यूब पे चला रहे हैं। किसके लिए? सर ने बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज यूट्यूब पे क्लासें दी है आप सभी के लिए। आनंद उठाइए, पढ़िए और खूब अच्छे से। बल्कि आपके लिए ये वर्ष यादगार रहेगा कि हमने उस वर्ष तो 4 गुनी पढ़ाई करी। क्यों? आने जाने का समय बच गया, हमको पेट्रोल का खर्च बचा, हमने बढ़िया मजे मजे से मोबाइल से, और इवन आप उसको बड़ी टीवी पे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है। चलिए, सबसे पहला पंजाब और सिंध की विजय। और कहां तक सीमा फैल गई? हमारी सीमा, इसके हमारों को क्या मिला? ईरान तक हमारी सीमा फैल गई, पर्शियन तक साम्राज्य तक हमारी सीमा फैली और साम्राज्य का विस्तार हुआ। नंबर 2, नंदों का विनाश किया, 2 बार अटैक किया। पहली बार अटैक कहां पर किया? सेंटर पॉइंट पर। फिर सीमांत विजय करते हुए, फिर उसके बाद में सीमा के जो एरिया हैं उनको विजय किया, फिर बीच में अटैक किया और उसके बाद विजय प्राप्त करी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। अंतिम शासक था घनानंद। ये आपको जरूर जरूर याद रखना है। हाँ, आपके कमेंट पढ़ रही हूं मैं। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। पीडीएफ मिलेगी ऐप में, बिल्कुल मिलेगी आपको पीडीएफ, ठीक है। और इस प्रकार इनका पूरा विनाश करके किसकी स्थापना हुई? मौर्य वंश की नींव डाली 322 ईसा पूर्व। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी विजय। नंदों के पराजय के बाद एक और युद्ध जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध। सेल्यूकस निकेटर कौन था बच्चों? सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी व्यक्ति था। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध, जो कौन था? सिकंदर का उत्तराधिकारी। सिकंदर के बच्चा नहीं होता है। सेल्यूकस निकेटर को वो भारत के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि क्यों सिकंदर ने जब भारत तक आक्रमण कर लिया, इतना बड़ा विश्व में साम्राज्य स्थापित किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और सेल्यूकस निकेटर आ जाता है सिंध तक। सेल्यूकस निकेटर यहां आएगा तो क्या हम बैठे रहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना लेकर के भिड़ जाता है। दोनों के बीच में 305 ईसा पूर्व घमासान युद्ध होता है। कब? 305 ईसा पूर्व। और इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य की बच्चों शानदार विजय होती है। विजय हो जाती है, उसके बाद एक संधि होती है। क्या होती है? हाँ, यूनानी संधि होती है। इन दोनों के बीच में एक संधि होती है और उस संधि की शर्तें जो है वो कौन सी है? संधि की मूल निवास स्थान मगध है बच्चों, ठीक है। संधि की कुछ शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूं, इंटरनेशनल मैरिज बता रही हूं। संभवतः प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे पहली अंतरराज्य विवाह की अगर हम बात करें तो वो यहां होता है। सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। किससे करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और ये जो विवाह है बच्चों, ये क्या है? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। प्राचीन भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। पुत्री का नाम हमें हेलेना मिलता है। क्या मिलता है? पुत्री का नाम हेलेना मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री, हाँ बिल्कुल, हेलेना से विवाह, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। हाँ, उस संधि की शर्तें बता रही हूं मैं बिल्कुल आपको। नंबर 1। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, विवाह किया है, हार गया है तो कुछ तो दहेज में देगा ना। हाँ, तो दहेज में वो हमें वर्तमान का जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का जो एरिया है वो हमें प्रदान करता है। उस जगहों के नाम क्या थे? देखिए बच्चों, एरिया, एरिया याद रहेगा आपको। एरिया, मैं आपको कह रही हूं क्षेत्र, क्षेत्र को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एरिया। ये जगह का नाम है जो हैरात है वर्तमान में, लेकिन आपको याद ऐसे रखना है वो क्षेत्र यानी एरिया। उसके बाद में देखिए बच्चों, बहुत दूर तक का क्षेत्र हमारे पास आ गया,
तो अराकोसिया, क्या याद रखना है, अराकोसिया। दूसरा जेड्रोसिया, एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया, बोलिए मेरे साथ, एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया। पैरापेनिसडाई, ये जो है जगह के नाम है बच्चों, इसका मतलब है हेरात है, कांधार है, बलूचिस्तान है, काबुल है। वास्तव में वर्तमान के ये एरिया हैं। ये सारे एरिया क्या करें, दहेज में दे देते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा इतनी दूर तक फैल जाती है। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो घटित होती है वो अपना एक राजदूत भेजता है। वो राजदूत कौन सा था, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी और जो मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो मेगास्थनीज आता है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, विवाह, फिर एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया, पैरापेनिसडाई, हाँ काबुल तक, कंधार तक। तीसरा मेगास्थनीज। अरे बच्चों, क्या हम लेते ही रहेंगे क्या, कुछ देंगे, आपको देना है शानदार रिजल्ट। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या देता है, 500 हाथी जो है। देखिए हाथी जो है युद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे और उस काल में युद्धों का बहुत महत्व था। तो 500 हाथी जो है वो उन्होंने प्रदान किए थे। इस प्रकार ये सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है और चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की सीमा कहां तक, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैल जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा, पश्चिमी भारत की विजय। चौथा हम क्या पढ़ेंगे, पश्चिमी भारत की विजय। वास्तव में ये मैं आपको बता चुकी हूं। पश्चिमी भारत की विजय कैसे, पश्चिमी भारत की जो विजय करी थी, अभी हमने क्या पढ़ा, सुदर्शन झील के बारे में पढ़ा। तो रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन उसका जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, पश्चिमी भारत की विजय करी। इस प्रकार से हम आगे और इनकी विजय के बारे में पढ़ेंगे और आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी, धन्यवाद।